हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टेस्ट सीरीज 1 विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? इंट्रूजिव और प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ कि रॉक्स के कितने टाइप होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रॉक्स मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला इग्नियस रॉक्स, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स होता क्या है? इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है मैग्मा से होता है। मैग्मा क्या होता है? एक लिक्विड होता है, हॉट मोल्टेड पदार्थ होता है, गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है। ये कभी कभी क्या होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आके कूल हो जाता है यानी जम जाता है, और कभी कभी अर्थ सरफेस के नीचे बीनीथ द अर्थ सरफेस जम जाता है। यदि यह अर्थ सरफेस के ऊपर आकर जम जाता है तो इसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स और एक्सट्रूजिव रॉक्स। एक्सट्रूजिव रॉक्स जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे एक टर्म एक्सट्रूजिव रॉक्स, आप देख सकते हैं ये वाला टर्म एक्सट्रूजिव रॉक्स। जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर जम जाता है उसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स और एक्सट्रूजिव रॉक्स। लेकिन जब मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस के नीचे जम जाता है उसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स और इंट्रूजिव रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स और इंट्रूजिव रॉक्स। इंट्रूजिव रॉक्स जैसा कि यहाँ पे देखिए मेंशन है। तो अब बात हो रही है, देखिए इंट्रूजिव प्लूटोनिक्स रॉक्स के क्रिस्टलाइज फॉर्म को बोल रहे हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स होता है उसके जो ग्रेन होते हैं वो फाइन ग्रेन होते हैं, और उस फाइन ग्रेन का जो टेक्सचर होता है, जो अपीयरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं एफेनेटिक टेक्सचर। अब ऐसा क्यों? देखिए, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर जमता है तो इसका, जब अर्थ सरफेस के ऊपर मैग्मा आता है तो ये क्या होता है, खुले एटमॉस्फेयर में इसका कनेक्शन होता है, खुले एटमॉस्फेयर में ओपन होता है, तो रेट ऑफ कूलिंग बहुत जल्दी होता है, मतलब तेज़ी से ठंडा होता है। जब कोई भी मटेरियल, जब कोई भी पदार्थ तेज़ी से ठंडा होगा, तो जब तेज़ी से ठंडा होगा, जब वो सॉलिड बनेगा ना, तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइन होते हैं। लेकिन जब कूलिंग रेट स्लो होती है तो उसका जो ग्रेन्स बनता है वो कोर्सर बनता है। इसीलिए एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स मतलब वॉल्केनिक रॉक्स, क्यों? क्योंकि ये अर्थ सरफेस के ऊपर आकर जमा है, एटमॉस्फेयर में खुला है, इसलिए इसका रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है। इसलिए जो फाइन ग्रेन्स होंगे, वो जो इसका जमने के बाद जो ग्रेन्स होगा वो फाइन ग्रेन्स होगा, और उसका टेक्सचर जो होगा एफिनिटिक टेक्सचर होगा। लेकिन वही मैग्मा जो अर्थ सरफेस के अंदर जमता है उसका रेट ऑफ कूलिंग स्लो होती है। जब रेट ऑफ कूलिंग स्लो होगा तो जब ये सॉलिड फॉर्म में आता है तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो कोर्सर होते हैं। ये आप देख भी सकते हैं, कभी कभी जब आयरन जहाँ पे मेल्ट होते हैं, यदि आप देखोगे उनका रेट ऑफ कूलिंग इतना तेज होता है तो उनके जो ग्रेन्स बनते हैं वो बहुत फाइनर होते हैं। लेकिन आप वैसे खुले जब वही धीरे धीरे ठंडा होगा तो जो उसका ग्रेन्स होगा वो कोर्सर बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट इज एब्जॉर्ब मोर देन 10% ऑफ वाटर। यस, देखिए ब्रिक के केस में आपने बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक है तो 22% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, स्टोन के केस में 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। यदि कर रहा है तो उस स्टोन को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कितना कि स्टोन करे, जैसे बोलते हैं परमिजिबल वैल्यू। यदि 0.6% स्टोन वाटर एब्जॉर्ब करता है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि 10% तक एब्जॉर्ब करने लगे तो इसे फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 क्या है? आर्गिलेसियस रॉक हैविंग एल्मुना और क्ले एज देयर ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। यस, ये क्वेश्चन बार बार आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। आर्गिलेसियस रॉक्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं एल्मुना होता है और क्ले होता है। यदि मैं आर्गिलेसियस रॉक का एग्जाम्पल दूँ आपको, तो आपको पता है कि सेल, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है किसी न किसी सब्जेक्ट में। सेल जो होता है एक आर्गिलेसियस रॉक होता है, और इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एल्मुना और क्ले है। अच्छा, अब ये भी पूछा गया सेल किस टाइप का रॉक है? तो माय डियर स्टूडेंट, सेल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है। अभी मैं बता दूंगा इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल भी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 का। क्या है? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है।
क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता, कैसे निकालते हैं, मतलब कंप्रेसिव लोड लगाकर स्टोन पे स्पेसिमेन, जो आपका स्टोन का एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन बनाते हैं उस पर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और फिर हम उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं एट ए फेलर कंडीशन। तो जनरली जो अच्छा स्टोन होता है उसमें 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का क्रशिंग स्ट्रेंथ तो होना ही चाहिए। और उसी तरह स्टोन का हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ निकालते हैं और शियर स्ट्रेंथ भी निकालते हैं। जनरली ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या, भी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग वेदरिंग। देखिए वेदरिंग होता क्या है, वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। मीन्स जो हमारे रॉक्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाना, टूट जाना, छोटे छोटे पार्ट में हो जाना, यही सब तो वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग होता कैसे है, वेदरिंग फिजिकल प्रोसेस से हो सकता है, केमिकल प्रोसेस से हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो सकता है। फिजिकल प्रोसेस क्या है, जैसे आपका सनलाइट पड़ा तो तब भी कुछ वेदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई या विंड का इफेक्ट आया तो वेदरिंग हो गई, ये सब क्या है, फिजिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग क्या है, जैसे कि आपका कार्बोनिक एसिड क्या होता है, मार्बल से रिएक्ट करके उन्हें क्या करता है, ख़राब कर देता है, तो एक केमिकल वेदरिंग हो गई। कार्बोनेशन भी एक केमिकल वेदरिंग है। तो वेदरिंग के ये सब तरीके हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग वेदरिंग, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो वेदरिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो पहली बात जो ऑप्शन डी में दिया फिजिकल इन्वायरमेंट 100% करेगा। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब कोई भी रॉक्स फॉर्मेशन है तो उसके आसपास कैसा विंड इफेक्ट है, कैसी टेम्परेचर है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सब तो उसको प्रभावित तो करेगा ना। तो फिजिकल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट तो इम्पैक्ट करेगा ही। नेचर ऑफ रॉक भी डिपेंड करता है, मार्बल है कि ग्रेनाइट है, किस तरह का रॉक है, उस हिसाब से उसकी वेदरिंग होती है। हर डिफरेंट टाइप के रॉक की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो इस चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए, मीन्स कलर ऑफ रॉक का वेदरिंग से बहुत वेरी नेग्लेजिबल इम्पैक्ट है। तो इसलिए जो चारों ऑप्शन हैं उसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वार्टजाइट एंड मार्बल और मेटामॉर्फिक रॉक। 100% सही बात है। अब देखिए पहली बात, मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है। अभी हमने इग्नियस रॉक के बारे में बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स और डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स होते हैं किसके, जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारा वेदरिंग से रॉक्स हैं, इनको डिपॉजिट करके जो रॉक्स बन जाते हैं उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे वेदरिंग हुआ रॉक का, वेदरिंग होने के बाद ये इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, हो सकता है विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाए, इन्हें हवा बहा ले गई या पानी के बहाव से बह गए, यानी उसे बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जाकर फिर क्या होते हैं, एक रॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है इसी सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स से ही फॉर्म होता है, लेकिन कब, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर उन्हें मिलता है। मतलब कहने का क्या है, ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं जब बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर उन्हें मिलता है, ऐसा होता है, तो उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल होते हैं जैसे क्वार्टजाइट हुआ, मार्बल हुआ, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्लेट इज आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको फ़ायदा होगा। देखिए जैसे बैसाल्ट, ये क्या है, इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। बैसाल्ट है, ट्रैप है, बैसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट एंड डोलेराइट, नॉट डोलामाइट, डोलेराइट, सीनाइट, SYNENIT करके होता है, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बैसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट, डोलेराइट, सीनाइट, ये क्या है, इग्नियस रॉक्स हैं। अच्छा, अब डिफरेंट जो रॉक्स होते हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसके हिसाब से उन्हें जाना भी जाता है। जैसे बैसाल्ट और ट्रैप में सिलिका बहुत होता है,
इन्हें सिलीसियस रॉक भी कहते हैं। ग्रेनाइट एंड डोलेराइट एंड सीनाइट को भी सिलीसियस रॉक कहते हैं, क्योंकि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें सिलिका होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो इग्नियस रॉक्स होते हैं जनरली इन्हें सिलीसियस रॉक भी इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है इन्हें सिलीसियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलीसियस भी बोलते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैसाल्ट और ट्रैप जो होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं क्या? एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स, मतलब वॉल्केनिक रॉक, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के ऊपर मैग्मा के जमने से बनते हैं। और जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट को बोलते हैं इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक, ग्रेनाइट को याद रखिएगा। डोलेराइट्स होते हैं, सीनाइट। डोलेराइट्स को हाइपीबैसल इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपीबैसल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपीबैसल इग्नियस रॉक। हाइपीबैसल इग्नियस रॉक क्यों बोलते हैं? कभी कभी जो मैग्मा होता है, जो हमारा सी लेवल का बेड होता है ना, समुद्र लेवल का जो बेड होता है, वहीं पे जम जाता है, तो वहाँ पे जो रॉक्स फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हाइपीबैसल इग्नियस रॉक्स, और उसका एग्जाम्पल है डोलेराइट। इग्नियस रॉक का मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है ये मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल क्या सेडिमेंट्री रॉक का? देखिए, लाइमस्टोन, ठीक, सैंडस्टोन, डोलेमाइट, नॉट डोलेराइट, डोलोमाइट, ये सब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इनका भी केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे लाइमस्टोन को हम कैल्सीरियस बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन में इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीरियस बोलते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन को सिलीसियस बोलते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन में सिलिका ज़्यादा होता है, इसलिए सैंडस्टोन को सिलीसियस बोला जाता है। डोलोमाइट को भी कैल्सीरियस बोला जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका मार्बल है, क्वार्टजाइट है, मार्बल है, क्वार्टजाइट है, ये स्लेट है, ये किसके रॉक एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक के। अच्छा, एक चीज़ और है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो जनरली अनस्ट्रैटिफाइड होते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? अनस्ट्रैटिफाइड। इग्नियस रॉक्स अनस्ट्रैटिफाइड होते हैं, अनस्ट्रैटिफाइड, जनरली अनस्ट्रैटिफाइड। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं जनरली स्ट्रैटिफाइड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रैटिफाइड होते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिफरेंट लेयर्स के रूप में फॉर्मेशन होता है। रीजन, क्योंकि ये डिपॉजिट करके बने होते हैं। एक लेयर में डिपॉजिशन हुआ, फिर दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, इस तरह से रॉक का फॉर्मेशन हुआ। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली क्या होता है? आपका स्ट्रैटिफाइड होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक की वजह से फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है वो स्ट्रैटिफाइड भी हो सकता है और अनस्ट्रैटिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो जो मार्बल होता है भाई, वो मार्बल जो होता है आपका अनस्ट्रैटिफाइड होता है, जबकि क्वार्टजाइट जो होता है स्ट्रैटिफाइड होता है। क्वार्टजाइट और मार्बल जो है एग्जाम्पल होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 जो है, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर मेटामॉर्फिक रॉक, बिल्कुल सही बात है। डोलोमाइट इज ए कैल्सीरियस सेडिमेंट्री रॉक, हमने बताया कि डोलोमाइट एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का, और चूंकि इसका केमिकल कंपोजिशन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसे बोलते हैं कैल्सीरियस सेडिमेंट्री रॉक। एंड केमिकल फार्मूला ऑफ डोलोमाइट इज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का ट्वाइस, बिल्कुल सही बात है, डोलोमाइट का यही फार्मूला होता है। और अंडर मेटामॉर्फिज्म कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू द मार्बल्स, बिल्कुल सही बात है। क्यों? अंडर द मेटामॉर्फिज्म है क्या? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे सेडिमेंट्री अथवा इग्नियस रॉक का किसी दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाना मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। चूँकि यहाँ पे हमारा जो रॉक है सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सी? डोलोमाइट है। वो जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और जिस रॉक में बदलता है उसका नाम होता है मार्बल, उसका नाम होता है मार्बल। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डोलामाइट है कहीं पे और वो कन्वर्ट हो जाता है तो मार्बल का रूप ले लेता है, इसी को बोलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू द मार्बल्स। स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट एंड क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट आर यूज फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ रॉक। ड्यूरेबिलिटी ऑफ रॉक का मतलब क्या है? रॉक के वेदरिंग प्रोसेस को जानने के लिए
उसकी ड्यूरेबिलिटी को जानने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं। उसमें कुछ टेस्ट के नाम दिए हैं, जैसे स्मिथ टेस्ट है, एसिड टेस्ट है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है। ये सब इसलिए यूज करते हैं ताकि हम रॉक के ड्यूरेबिलिटी प्रोसेस को जान सकें, कितना ये ड्यूरेबल है। रॉक के हार्डनेस को जानना होता है तो हैमर टेस्ट भी यूज करते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस दैट इज नॉट कंसिडर अंडर मैकेनिकल वेदरिंग। ऐसा प्रोसेस कौन सा जो मैकेनिकल वेदरिंग नहीं होता। मैकेनिकल वेदरिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हो सकता है। मैकेनिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल वेदरिंग का एक प्रोसेस होता है। देखिए पहला जो है कार्बोनाइजेशन, जैसे कि हमने डिस्कशन जब कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कार्बोनाइजेशन मैकेनिकल वेदरिंग तो हो ही नहीं सकती है। क्या, केमिकल वेदरिंग। द प्रोसेस दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द मैकेनिकल वेदरिंग दैट इज कार्बोनेशन। अब कार्बोनाइजेशन होता क्या है, देखिए जब हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल जैसे प्रेसिपिटेशन होगा वो हमारे इन्वायरमेंट से पास करेगा। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से जब वो प्रेसिपिटेशन मतलब वो वाटर रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब वो कार्बोनिक एसिड किसी रॉक पे पड़ेगा, किसी मार्बल पे पड़ेगा तो क्या करेगा, उसे वेदर करेगा, उसे क्षति पहुंचाएगा। तो एक मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस नहीं है, एक केमिकल प्रोसेस है, कार्बोनिक एसिड का बनना फिर उससे वेदरिंग होना। अब जो टेम्परेचर वेरिएशन, जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई होता है तब भी रॉक्स का वेदरिंग होती है, डिसइंटीग्रेशंस होता है, उनको क्षति पहुंचती है, तो ये फिजिकल प्रोसेस हुआ। अनलॉकिंग एंड इंसोलेशन इज आल्सो फिजिकल प्रोसेस। अनलॉकिंग नहीं है, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है, इसे बोलते हैं अनलोडिंग। क्या बोलते हैं, अनलोडिंग। अनलोडिंग क्या होता है, देखिए अनलोडिंग जो ये आप पॉइंट सी दिया है, अनलॉकिंग नहीं है बल्कि क्या है, अनलोडिंग है। इसको करेक्शन है यहाँ पे, अनलोडिंग है। अनलोडिंग क्या होता है, जैसे हमारा रॉक्स है, ख़ासतौर से माउंटेनियस एरिया में आप देखोगे बहुत सारे आइस के बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर लदे हुए हैं, नीचे रॉक है। अब वो आइस का बर्फ़ जो है पिघल कर स्लाइड कर गया, तो क्या हुआ, और पहले क्या था, वहाँ पे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा बर्डन था, एक लोड था उस रॉक के ऊपर। लेकिन जैसे बर्फ़ हटा तो आपको क्या हुआ, अनलोडिंग हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब जो रॉक नीचे था अर्थ सरफेस के, वो क्या करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा और उसमें फ्रैक्चर भी होने लगते हैं इसी वजह से। तो ये जो अनलोडिंग प्रोसेस है, इससे क्या होता है, रॉक्स में जो फ्रैक्चर्स फॉर्म होते हैं या उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, इसी को बोलते हैं अनलोडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अनलोडिंग के वजह से जो वेदरिंग प्रोसेस हो रही है वो फिजिकल प्रोसेस है। इंसोलेशन क्या होता है, जैसे जो सनलाइट है, सनलाइट का टोटल अमाउंट हमारे अर्थ सरफेस पे आती नहीं, कुछ अमाउंट हमारे अर्थ सरफेस पे आती है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया में अर्थ सरफेस पे जो आ रही है उसे इंसुलेशन कहते हैं। तो कहीं न कहीं इंसुलेशन भी तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो ये भी फिजिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ। तो जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्स आर इनहेरेंटली एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। माय डियर स्टूडेंट, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसका 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम हो। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, आधे बच्चे तो यही नहीं जानते, कौन सी प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो या स्ट्रेस की वैल्यू, ये सब। और एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होता है जब हम किसी पॉइंट पे लोडिंग लगाएं, उस लोडिंग की वजह से हर एक डायरेक्शन में अलग अलग तरह के स्ट्रेस डेवलप हो रहे हों, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल का अलग हो सकता है हर डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो जो रॉक्स होता है वो आपका एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल ही होता है। ठीक है, तो यानी स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2 क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक इज बेटर व्हेन स्ट्रेसेज और लोडिंग और नॉर्मल टू द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हमारा स्टोन होता है जिस भी प्लेन में है, यदि मान लो इस प्लेन में है, इस प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर आप लोड लगा रहे हैं, तो इसका स्ट्रेंथ बेटर होता है और ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। यानी स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 3 क्या है, ए मिनरल इज डिफाइंड एज ए नेचुरल अकरिंग इन ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस। बिल्कुल, मिनरल क्या होता है हमेशा याद करना, मिनरल्स जो होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, जैसे मेटल्स क्या है, एक मिनरल ही है। मिनरल्स जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक कहीं दिख जाए तो दैट इज रॉन्ग। मेटल्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर और ये नेचुरली फॉर्म होते हैं। ठीक है,
ओर्स क्या होते हैं, देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सभी ओर्स मिनरल कहलाते हैं बट सभी मिनरल ओर्स नहीं कहलाते। ओर्स ORES की बात कर रहा हूँ। ओर्स क्या होते हैं, जैसे किसी रॉक में, कहीं पे किसी रॉक में जो हमारा मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, किसी पर्टिकुलर टाइप के मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओर है। क्या है, यहाँ पे ओर्स है। तो वहाँ उस ओर से हम जो मिनरल निकालते हैं उसे हम कॉमर्शियलाइज रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब उससे हम बेनिफिट पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो ओर्स होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं और उस मिनरल से हम कॉमर्शियली रूप से बेनिफिटेड हो सकते हैं, और इसीलिए सभी ओर्स मिनरल होते हैं। लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते, क्योंकि सभी मिनरल से हम फ़ायदा नहीं ले सकते कॉमर्शियली। कुछ मिनरल्स में अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाते। ठीक है। क्रोमाइट इज मोस्टली फाउंड इन इग्नियस रॉक। हाँ, ये भी बात सही है, इग्नियस रॉक्स में क्रोमाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मोस्टली पाया जाता है। कर्नाटका में गोल्ड की माइंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हट्टीगोल्ड माइंस जो होते हैं वहाँ पे, तो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये इसलिए मैंने डाल दिया, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये सॉइल से भले ना रिलेटेड हो लेकिन जियोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपके टेस्ट सीरीज में जियोलॉजी जो है इसी में इंक्लूड है, जियोलॉजी से क्वेश्चन आते ही हैं आते हैं। अच्छा, अब जैसे ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज टू विथस्टैंड बेंडिंग लोड। देखिए ये पॉइंट इसलिए डाला गया, कभी भी पूछ लेना व्हाट इज द ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट इज ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ स्टोन का जो है वो उससे बेंडिंग से रिलेटेड है, बेंडिंग से रिलेटेड है। कोई भी स्टोन बेंडिंग में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसको हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ से मेजर करते हैं। भाई है टर्मिनोलॉजी, तो उसे हमें सीखना पड़ेगा। अब जो बेंडिंग में किसी भी स्टोन का कितना स्ट्रेंथ है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर के फॉर्म में। जैसे आपने आरसीसी में पढ़ा होगा कि लोड लगाते हैं तो लोड से बेंडिंग आती है, बेंडिंग से टॉप फाइबर में कंप्रेशन यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है और बॉटम फाइबर में टेंशन होती है। टेंशन आया क्यों, बेंडिंग की वजह से आया, बेंडिंग की वजह से आया। अब उस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर के फॉर्म में। उसी तरह से जो हमारा स्टोन है उसका बेंडिंग में कितना स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम मॉडुलस ऑफ रप्चर का यूज करते हैं, और इसके स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। ठीक है। इसका मतलब जो आपके सभी स्टेटमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 सभी सही हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वेदरिंग इज नॉट ट्रू। देखिए वेदरिंग जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें रॉक्स का डिसइंटीग्रेशंस होता है, केमिकल डिकम्पोजिशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत स्लोली होता है। तो इसमें से जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें दे रखा है इट इज़ ए रैपिड प्रोसेस, यानी ऑप्शन डी इज़ द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लार्ज स्केल डेवलपमेंट फ्रैक्चरिंग इन कन्फाइंड रॉक मास अकर अंडर अनलोडिंग। देखिए अभी हमने बताया था कि अनलोडिंग क्या है, कि जो हमारा रॉक्स है जो अर्थ के सरफेस अंदर है, अर्थ के अंदर है, बीनीथ द अर्थ सरफेस, उस रॉक्स के ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे आइस हैं। जब वो ग्लेशियर या आइस हमारा स्लाइड कर जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे अनलोडिंग हो जाती है। तो जो नीचे का रॉक्स होता है वो अर्थ सरफेस पे आने लगता है, अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है, और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स और फॉल्ट होने लगते हैं लार्ज अमाउंट में। तो यही बात कह रहे हैं कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट फ्रैक्चरिंग इन कन्फाइंड रॉक, कन्फाइंड रॉक मतलब अर्थ के नीचे हैं जो दबे, उनमें लार्ज फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। कब, जब उनका अनलोडिंग हो जाता है। अनलोडिंग मतलब अभी आपको हमने बताया। स्टेटमेंट 2 क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन अकर्स नियर सी शोर। देखिए क्या है, आपने सॉइल मैकेनिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा फ्रॉस्ट एंड हीव, फ्रॉस्ट एंड हीव एक्शन। फ्रॉस्ट अभी बताते हैं हम, फ्रॉस्ट एंड हीव पढ़े होंगे, फ्रॉस्ट एंड हीव। ठीक, उसी तरह से एक्सुडेशन भी होता है। फ्रॉस्ट और हीव क्या होता है, आप पढ़ें कि जब सॉइल में क्या होता है, जो उसके वाइड्स होते हैं उसमें वाटर है और हमारा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाए तो वो वाटर क्या होता है, बर्फ़ में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, हमारा सॉइल क्या होता है, स्वेल कर जाती है। इसी को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट हीव एक्शन, फ्रॉस्ट हीव एक्शन बोलते हैं। लेकिन एक्सुडेशन प्रोसेस में क्या होता है,
जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक्स के अंदर वो वाइट्स होते हैं, वाइट्स में क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट क्यों? क्योंकि समुद्री एरिया हो तो वहाँ के पानी में सॉल्ट होता भी है। तो यदि वो सॉल्ट बन गया, उसके वजह से उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो गया, तो इस प्रोसेस को एक्सुडेशन बोलते हैं। जनरली सी शोर, समुद्री एरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। ये एक्सुडेशन क्या होता है कि रॉक्स के वाइट्स के अंदर जो सॉल्ट बन जाते हैं, सॉल्ट बनने की वजह से उनमें क्या होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और उसमें डिसइंटीग्रेशन आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सुडेशन। जनरली ये सी शोर साइड में होता है। स्क्री एंड टेलस बोथ आर ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड। मेन डिफरेंस बोथ ही साइज ऑफ ब्रोकन रॉक थ्रू विच इज फॉर्म्ड। देखिए क्या है, आपको पता है वेदरिंग होती है रॉक का, डिसइंटीग्रेशन होता है। अब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो रॉक्स होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का जाना। अब ये कैसे जा सकते हैं? हवा के माध्यम से जा सकते हैं, वाटर के माध्यम से जा सकते हैं। यदि हवा के माध्यम से जाते हैं तो इसे बोलते हैं विंड डिपॉजिट, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एंड यदि ये वाटर से जाते हैं तो इसे वाटर ट्रांसपोर्टेड बोलते हैं। उसी तरह से जब बड़े बड़े रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है तो जो माउंटेन्स होते हैं उनके साइड्स में क्या बहुत तगड़ा स्लोप होता है, बहुत स्टीप स्लोप होता है। यदि डिसइंटीग्रेशन होता है तो स्लोप के सहारे अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट वो नीचे नीचे आने लगते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जो इकट्ठा बना लेते हैं, पाइलिंग हो जाती है उनका जब एक जगह। और कैसे आते हैं? ग्रेविटी इफेक्ट से, स्लोप के सहारे आते हैं। उसी को बोलते हैं स्क्री या टेलस रॉक्स। दोनों ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड हैं, मतलब स्लोप के सहारे ढगरा कर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं स्क्री और टेलस रॉक्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ साइज का है। बाकी इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है दोनों का ग्रेविटी के थ्रू हुआ है। ठीक है, दोनों का ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन है। ग्रेविटी मतलब अंडर द स्लोप। ठीक, तो जो स्क्री रॉक्स होता है इसमें ग्रेवल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल्स इकट्ठा हुए होते हैं। और जो टेलस होते हैं ये इसमें स्टोन होते हैं, छोटे छोटे स्टोन झुंड बना के इकट्ठा हो जाते हैं, तो इन्हें टेलस बोलते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं? माउंटेन से जब रोल आउट करके नीचे की तरफ आते हैं तो जो वैली पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो टेलस होता है इसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। तो लिखा है टेलस इज कंपोज्ड ऑफ टॉटरिंग स्टैक्स। टॉटरिंग स्टैक्स मतलब ऐसा इकट्ठा होते हैं ना, जैसे हवा चल रही हो तो हिलते डुलते हैं, हिलते डुलते हैं, डगमगाते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं टॉटरिंग स्टैक्स ऑफ लूज स्टोन। यानी स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्म ऑफ रॉक नॉट फाउंड बाई फ्रीजिंग थॉविंग साइकिल। देखिए फ्रीजिंग थॉविंग साइकिल क्या होता है? वही फ्रॉस्ट एक्शन है। तो क्या होता है कि जैसे आपका रॉक में वाइट्स में यदि वाटर है और फ्रीजिंग टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया तो वो वाटर क्या होगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस में कन्वर्ट होगा तो आइस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना वॉल्यूम जनरली बढ़ता है? 9% अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10% बढ़ जाता है। 9 to 10% बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है? रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन होने लगते हैं। डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रॉक्स बनता है वो एंगुलर होता है, सब एंगुलर होता है, इरेगुलर साइज के होते हैं। स्पेरिकल तो नहीं मिल पाएगा, एकदम गोल मटोल ऐसा तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब द फॉर्म ऑफ रॉक नॉट फाउंड बाय फ्रीजिंग थॉविंग साइकिल इज स्पेरिकल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रैटिफिकेशन मोस्टली सीन इन सेडिमेंट्री रॉक। जैसा मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक डिपोजिशन से बनती है। ठीक है, और लेयर के फॉर्म में होती है, एक लेयर बना दूसरा लेयर बना, उसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन जनरली किस में देखा जाता है? किस तरह के रॉक्स में? सेडिमेंट्री रॉक्स में देखा जाता है। और हमारा जो अर्थ सरफेस है ये कहीं न कहीं सेडिमेंट से ही बना है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे अर्थ सरफेस का 75% भाग जो है सेडिमेंट्री रॉक ही है। ठीक है, तो मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक ऑन अर्थ इज सेडिमेंट्री रॉक बिकॉज इट इज फॉर्मिंग मोर देन 75% ऑफ एक्सपोज सरफेस ऑफ अर्थ। वही बात कह रहे हैं, यानी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। लैमिनेशन क्या होता है? जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ना, कभी आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें पतला पतला लेयर दिखाई देता है, पेपर लाइक थिन होता है, पेपर जैसा पतला पतला लेयर होता है। चूँकि स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन में ही पतले पतले लेयर्स होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लैमिनेशन। लैमिनेट आप कराने जाते हो कि नहीं डॉक्यूमेंट्स, एक पतला लेयर चढ़ा देते हैं ऊपर, उसी तरह से इन रॉक्स में भी पतले पतले लेयर्स के दिखते हैं, उसी को बोलते हैं लैमिनेशन। तो स्टेटमेंट 3 क्या है? लैमिनेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रैटिफिकेशन। इट इज लिटरली पेपर थिन एंड इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर
डेवलपमेंट इन एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है, लेमिनेशन भी होता है। लेमिनेशन बहुत पतला लेयर सा होता है, ठीक है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक मिनरल इनसॉल्यूबल इन वाटर। देखिए आपको पता है जिप्सम, जिप्सम तो वाटर में सॉल्यूबल है। रॉक सॉल्ट मीन्स नमक NaCl, वो भी आपका पानी में घुलनशील है। कैल्साइट, ये भी कहीं ना कहीं कार्बन लाइम स्टोन से रिलेटेड है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि लाइम स्टोन भी पानी में घुल जाता है, मिल जाता है। पायराइट जो होता है ये इनसॉल्यूबल है वाटर में। पायराइट क्या होता है, इसे हम आयरन पायराइट भी बोलते हैं, और पायराइट को हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड मतलब ये गोल्ड, फूल्स गोल्ड मूर्खों का सोना बोलते हैं, फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड। और समटाइम्स जानते हैं पायराइट को लक स्टोन बोलते हैं, स्टोन ऑफ लक। क्या बोलते हैं? स्टोन ऑफ लक, स्टोन ऑफ लक पायराइट को। लेकिन पायराइट जो होता है ये आयरन ओर से ही मिलता है, आयरन का ही एक, आयरन से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फोलिएशन इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि फोलिएशन होता क्या है। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको पता है कि कैसे बनती है, हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनती है अंडर द मेटामॉर्फिज्म, यानी अंडर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो जब पर्टिकुलर टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है और इन्हीं रॉक से बनती है, यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री से, तो जो रॉक्स के ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलाइन कर जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में। उसी को हम बोलते हैं फोलिएशन। क्योंकि बहुत हाई प्रेशर लगता है ना, तो जो जितने ग्रेन्स होते हैं एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट को गेन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में, तो यानी इसे बोलते हैं फोलिएशन। फोलिएशन रिलेटेड होगा किससे? मेटामॉर्फिस से। फोलिएशन इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2 क्या है? स्ट्राइक एंड डीप आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, स्ट्राइक और डीप जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। अब स्ट्राइक और डीप होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल फिगर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप इसे पकड़ लेंगे, और एक क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। देखिए जो हमारा जैसे रॉक्स है, रॉक्स में कोई बेडिंग प्लेन है, कोई बेडिंग प्लेन है, उस बेडिंग प्लेन को हॉरिजेंटल प्लेन के साथ मिलाएं, तो हॉरिजेंटल प्लेन और बेडिंग प्लेन जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं उस लाइन को बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं स्ट्राइक। और हॉरिजेंटल प्लेन और बेडिंग प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं डीप। सपोज कर लीजिए, मैं इसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आप समझ लीजिए ये बेडिंग प्लेन है और ये हॉरिजेंटल प्लेन है, तो इनके बीच जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डीप। हॉरिजेंटल प्लेन और बेडिंग प्लेन के बीच जो एंगल होता है डीप बोलते हैं, और हॉरिजेंटल प्लेन और बेडिंग प्लेन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस लाइन को बोलते हैं स्ट्राइक। उस लाइन को मैं यहाँ दिखाने में असमर्थ हूँ क्योंकि वो 3 डायमेंशन फिगर में ही दिखेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है? एन एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन आर द मोस्ट कॉमन अप डाउन फोल्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्रेशन। एन एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन की बात हो रही है। देखिए फोल्ड क्या होता है, जब रॉक्स है जो हमारे अर्थ सरफेस के काफ़ी नीचे हैं उनमें तो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, और इस हाई प्रेशर की वजह से उसमें क्या होता है, फोल्डिंग हो जाती है, मुड़ जाते हैं। तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन एक फोल्डिंग है किसमें? रॉक्स में। और इस फोल्डिंग को कैसे, एंटीक्लाइन में क्या होता है कि हमारा जो रॉक्स होता है इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। और सिनक्लाइन में क्या हो गया, हमारा रॉक्स ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब ये यू शेप जो हुआ वो सिनक्लाइन हो गया, और जो इस तरह से शेप है उल्टा यू शेप उसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो ये क्या है? एक तरह से फोल्डिंग है। अच्छा, जो हमारा सिनक्लाइन है, यानी ये सिनक्लाइन है, सिनक्लाइन में जो हमारा सेंटर पोर्शन में रॉक्स होता है वो एंगर रॉक्स होते हैं, मतलब अभी नई फॉर्म होते हैं, नए नए फॉर्म हुए। और एंटीक्लाइन में जो हमारा सेंट्रल पोर्शन में रॉक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ओल्डर रॉक्स। ये याद कर लीजिएगा, ओल्डर रॉक्स, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, ठीक है।
तो स्टेटमेंट 4 क्या, एन एंटीक्लाइन हैज ए, देखा शेप बता दिया है, विद द ओल्डेस्ट रॉक इन द सेंटर ऑफ द फोल्ड एंड सिंक्लाइन यू शेप विद द यंगेस्ट रॉक एट द सेंटर ऑफ फोल्ड, यानी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एंगल ऑफ डीप मेजर इज, आपको पढ़ा है आपने उसमें सर्वेइंग में भी पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, क्लिनोमीटर का यूज कब करते हैं, जब हमें स्लोप मेजर करना होता है, एंगल ऑफ स्लोप मेजर करना होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डीप क्या है, डीप इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बेडिंग प्लेन, तो यानी एक तरह से वो देखा जाए तो स्लोप का एंगल ही है, तो हम किसका यूज करेंगे, क्लिनोमीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनर कोर ऑफ अर्थ इज सॉलिड बॉडी। चलिए अब पहले हम अर्थ का एक फिगर समझ लेते हैं, जो अर्थ का एक आंतरिक संरचना है। इस तरह से देखिए, ये आपका कोर हो गया, पहला पार्ट क्या है, कोर, उसके बाद आपका मेंटल आता है, क्या आता है, मेंटल, मेंटल में क्या होता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मतलब लोअर मेंटल आपका ए हो गया, अपर मेंटल ए हो गया। इसी अपर मेंटल में ही थोड़ा सा एक लेयर होता है, इस एस्थेनोस्फेयर, क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, अभी आगे आप पढ़ेंगे भी क्वेश्चन, एस्थेनोस्फेयर का लोकेशन क्या होता है, मेंटल के ऊपर होता है, और एस्थेनोस्फेयर जो होता है सॉलिड नहीं होता, बल्कि ये सेमी सॉलिड होता है, प्लास्टिक स्टेज में होता है, और इसके ऊपर जो होता है कोर होता है, क्रस्ट होता है, क्रस्ट में ही हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, क्रस्ट होता है, तो सबसे नीचे कोर, फिर मेंटल में अपर मेंटल, लोअर मेंटल कर सकते हैं, अपर मेंटल से ही लगा हुआ एस्थेनोस्फेयर होता है, जो कि सेमी सॉलिड स्टेज में होता है, प्लास्टिक स्टेज में होता है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, जिस पे हमारा अर्थ सरफेस होता है। तो ये बात हो गई हमारा अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात। अच्छा, जो कोर होता है उसमें निकिल और आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और कोर जो होता है सॉलिड स्टेज में होता है। तो इन्होंने बोला स्टेटमेंट 1 में, इनर कोर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड बॉडी। इनर कोर क्या होता है, कोर को दो पार्ट में बांट सकते हो, निचले भाग को इनर कोर, ऊपरी वाले भाग को क्या बोल सकते हो, अपर कोर। तो इन्होंने बोला इनर कोर ऑफ अर्थ इज सॉलिड बॉडी, बिल्कुल सही बात है। दियर इज ए हाइपोथेसिस इनर कोर इन रिच इन आयरन एंड निकल, बिल्कुल सही बात है, जो कोर होता है उसमें निकल और आयरन का अमाउंट ज़्यादा होता है। नहीं बोलते हमारा अर्थ खजानों का घर है, तो हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो जो कोर पॉइंट्स है जो अर्थ का, वो लगभग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, खास तौर से निकल और आयरन। द लेयर विच सपोर्ट द स्लो मूविंग टेक्टोनिक प्लेट इज एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर होता क्या है, जो हमारा मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है। एस्थेनोस्फेयर सॉलिड स्टेज में नहीं है, बल्कि सेमी सॉलिड स्टेज है, प्लास्टिक स्टेज में है, और यहीं से हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स या अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो यही बोल रहे हैं, द लेयर विच सपोर्ट द स्लो मूविंग टेक्टोनिक प्लेट इज एस्थेनोस्फेयर, यानी ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस। बिल्कुल, सॉइल का जो फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, विद द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, इन्हीं से तो फॉर्म होता है। रॉक्स का, मिनरल्स का वेदरिंग होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, यही प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलता है, फिर धीरे धीरे हमारा अर्थ क्रस्ट फॉर्म होता है। और आपको बताया कि लगभग 70% हमारा जो अर्थ है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस। ठीक है, कॉलुवियल सॉइल क्या है, कॉलुवियल सॉइल भी वही है, ये रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से, ब्रोकन टुकड़े से बना हुआ होता है कॉलुवियल सॉइल, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेड होता है अंडर ग्रेविटी। जैसे जो टेलस है ना, टेलस क्या होता था, रॉक्स के ब्रोकन टुकड़े से बना होता है, लेकिन अंडर द स्लोप विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो रोल डाउन करके नीचे की तरफ आता है और इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे यही वर्षों तक चलता है, तो धीरे धीरे वो फाइन पार्टिकल बनने लगता है। तो जो कोलुवियल सॉइल है ये ग्रेविटी के अंडर ट्रांसपोर्टेड होता है। टेलस इसका एग्जाम्पल है कोलुवियल सॉइल का।
तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैच करना लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। बहुत एओलिन सॉइल क्या होता है? एओलिन सॉइल आपका पता है कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक से होता है। अब वो जब वेदरिंग हो जाती है रॉक्स का तो उनका डिफरेंट एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो एओलिन सॉइल होता है इसमें जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है वो विंड होता है। तो यानी एओलिन सॉइल का जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है वो विंड होता है। तो ए का हम कह सकते हैं 2 वाला पॉइंट, ठीक। पिट सॉइल क्या होता है? पिट सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल होता है, बहुत हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। लोम क्या होता है? लोम जो होता है सैंड और सिल्ट के मिक्सचर को हम लोम बोलते हैं, ये भी विंड डिपॉजिट हो जाएगा। कुम्यूलोस सॉइल क्या होता है? कुम्यूलोस सॉइल क्या होता है? पिट सॉइल और मक सॉइल के कॉम्बिनेशन को हम कुम्यूलोस सॉइल कहते हैं। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए पिट सॉइल क्या होता है, आपको पता है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। मक सॉइल क्या होता है? मक सॉइल जो होता है वह ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल के मिक्सचर को हम बोलते हैं मक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल के मिक्सचर को हम बोलते हैं मक सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मक सॉइल इज मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल एंड द ब्लैक डिकम्पोज्ड सॉइल। ब्लैक डिकम्पोज सॉइल मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल की बात कर रहे हैं। तो वही हमने बोला मक सॉइल जो होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर होता है। मक सॉइल मक सॉइल जनरली वहाँ पाया जाता है जहाँ पे जैसे आप देखोगे जो हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है, वहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम का एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं होता। सीवर उसी तरह खुले में जहाँ पे फ्लो लोग कर रहे हैं, उस साइड के जो रॉक्स होते हैं उसमें ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं, उस सॉइल को हम मक सॉइल बोलते हैं। टफ सॉइल क्या होता है? टफ सॉइल इज फाउंड फ्रॉम वॉल्केनिक ऐश। हमारा जब वॉल्केनो आता है तो उसमें एकदम धुंध भरी हुई मिट्टी, धूल धक्कड़ होते हैं। तो वहाँ पे जो वॉल्केनिक ऐश होती है, मतलब जो वॉल्केनिक ऐश होती है, जब उसे हवा या पानी के द्वारा बहाव करके दूसरी जगह ले जाते हैं, वह इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ जो सॉइल बनती है उसे टफ सॉइल बोलते हैं। तो टफ सॉइल इज फाउंड फ्रॉम वॉल्केनिक ऐश थ्रू विंड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन अंडर फिजिकल वेदरिंग। यानी फिजिकल वेदरिंग है, यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस तो हो नहीं रहा, तो फिजिकल हो रहा है। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन या तो विंड से हो रहा है या तो वाटर से हो रहा है। वेदरिंग भी कैसे हुई? वही है, वॉल्केनो को आया, उसके बाद जो वॉल्केनिक ऐश है वो इसका ट्रांसपोर्टेशन विंड या वाटर से हो गया। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो इसमें पूछे हैं कि विच इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? नन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द ग्रेनाइट लेयर इज क्रस्ट इज आल्सो रेफर्ड एज ए सियाल। देखिए जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें ग्रेनाइट भी है। तो ग्रेनाइट लेयर में जो क्या है, जो मैक्सिमम जो पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो सिलिकॉन का फर्स्ट 2 लेटर और एल्युमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर मिला के बना सियाल। तो यानी जो ग्रेनाइट होता है उसे क्या बोलते हैं? सियाल भी बोल देते हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? इज प्रेजेंट इन द अपर मेंटल। बिल्कुल सही बात है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि अपर मेंटल के ऊपरी हिस्से में एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। और एस्थेनोस्फीयर जो होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ प्लास्टिक रादर दैन सॉलिड स्टेज। बिल्कुल सही बात, हमने अभी बताया कि एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो सॉलिड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज में होता है, सॉलिड स्टेज में नहीं होता, या सेमी सॉलिड स्टेज में हो सकता है बट लेकिन सॉलिड स्टेज में नहीं हो सकता एस्थेनोस्फीयर। तो इसलिए स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मार्ल सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। देखिए जैसे जो हमारा सी बॉडी है, समुद्री है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जब वो डिग्रेड कर जाते हैं या उनका जब हमारा डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है? सी बेड पे बैठ जाते हैं जाके, तो वहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होती है उसे मार्ल सॉइल बोलते हैं। MARL, मार्ल सॉइल बोलते हैं। कैसे बनते हैं? एक्वेटिक लाइफ, जलीय पौधों और जानवरों के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। तो इस तरह से मार्ल सॉइल भी एक ऑर्गेनिक सॉइल ही है। कहाँ बनते हैं? सी लेवल में बनते हैं।
लॉयस इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन डिपॉजिट, ठीक है, लॉयस भी एक सॉयल का टाइप है, इसका जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो विंड है, इसीलिए लिखा गया लॉयस इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन डिपॉजिट एंड इट इज स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू द कैल्शियम कंपाउंड। देखिए कैल्शियम कंपाउंड होने की वजह से इसमें सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ होती है। सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ होने का मतलब कि एक इसमें चिपकने का गुण होता है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट से आप क्या करते हो, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट चिपका सकते हो। रीजन क्योंकि उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है वगैरह वगैरह। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सीमेंटियस प्रॉपर्टी आती है। और जो लॉयस होता है, लॉयस एक सॉइल का टाइप है, इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो होता है वो विंड है। इसमें कैल्शियम होने की वजह से इसमें थोड़ा सा चिपचिपा सा क्वालिटी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं कैल्सियस कंपाउंड की वजह से इसमें सीमेंटेड प्रॉपर्टी जाती है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। गम्बो सॉइल क्या होता है, गम्बो सॉइल जो मॉन्ट मोरेलोलाइट होता है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल्स का ही एक तरह का टाइप है। एक डार्क कलर में होता है और प्लास्टिक नेचर का होता है। बेंटोनाइट इज केमिकली वेदर्ड एंड वॉल्केनिक ऐश, केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश। देखिए बेंटोनाइट जो होता है ना, वॉल्केनिक एक्स जो होते हैं, वॉल्केनो होता है ना, उससे जो ऐश होता है उसी से बनते हैं बेंटोनाइट। और इनका जनरली यूज कहाँ करते हैं, ड्रिलिंग प्रोसेस में भी करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो इसमें पूछ रहे हैं कि विच इज और नॉट करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी करेक्ट हैं। बेंटोनाइट इज केमिकली वेदर्ड एंड वॉल्केनिक ऐश। गम्बो सॉयल इज ए प्लास्टिक बैग, ब्लैक कॉटन सॉयल, बैग लिखा हुआ ब्लैक कॉटन सॉयल होना चाहिए। मॉल सॉयल इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये भी सेफ है। यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकस। देखिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसका एक फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट क्या होता है, जी हाँ, अर्थ पे जिस पॉइंट से, अर्थ के नीचे से, जिस पॉइंट से बीनीथ द अर्थ सरफेस, माने अर्थ के नीचे से जिस पॉइंट से हमारा अर्थक्वेक आता है उस पॉइंट को फोकस करते हैं। अच्छा, जो कि फोकस पॉइंट जो होता है अर्थ के नीचे है, बीनीथ द अर्थ सरफेस है, फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसे एपी सेंटर कहते हैं। तो वही लिखा है स्टेटमेंट 4 में, एपी सेंटर, एपी सेंटर इज द लोकेशन, नहीं इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एपी सेंटर जो होता है फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर होता है, अर्थ पे होता है। फोकस पॉइंट क्या होता है, बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे होता है जहाँ से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकस, बिल्कुल सही बात है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, बिल्कुल, अर्थक्वेक को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं वो सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। सिस्मोग्राफ से हम एक एम्पलीट्यूड निकालते हैं। किसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं, जो हमारी सिस्मिक वेव्स होती हैं। तो सिस्मोग्राफ के हेल्प से हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, किसका, सिस्मिक वेव्स का। उस एम्पलीट्यूड को लॉग में पुट करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल पे पुट करते हैं, फिर उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिक्टर स्केल, जिसे कहते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक का इंटेंसिटी दोनों डिफरेंट टर्म है, दोनों डिफरेंट टर्म है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। स्टेटमेंट 3 क्या है, द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, इज कॉल्ड एपी सेंटर। थोड़ा सा टाइपिंग में कहीं कहीं एरर है तो उसे मैं करेक्ट करके पढ़ दे रहा हूँ। द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, अभी हमने बताया। ठीक है, स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 4 क्या है, एपी सेंटर, एपी सेंटर इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डैमेज कॉज ड्यू टू एन अर्थक्वेक, ये भी बिल्कुल सही बात है। फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है एपी सेंटर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। क्यों, क्योंकि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी वहाँ हाई है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो इसमें पूछें विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो कि करेक्ट ना हो। एक चीज़ और डिस्कस अब यहाँ कर ही देते हैं कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है, हमें बताया कि सिस्मोलॉजी से फाइंड आउट करते हैं, सिस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक का इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं ना, वह एपी सेंटर जो पॉइंट है उससे 100 किलोमीटर अवे,
100 किलोमीटर दूर जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। किसका? सेस्मिक वेव्स का। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। उस एम्पलीट्यूड को log बेस 10 के आधार 10 पर रखते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया। तो यानी पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए कोई एक मैग्नीट्यूड होगा, सही बात है। और कहाँ फाइंड आउट करते हैं? एपी सेंटर से 100 किलोमीटर दूर फाइंड आउट करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है वो अलग चीज़ है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी डिपेंड करती है आप किस किस लोकेशन पे हो। यदि आप एपी सेंटर पे हो तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा फील करोगे, थोड़ा उससे और दूर होगे तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और कम होगी। जैसे अर्थक्वेक सपोज करो दिल्ली में आया, तो आप ग्रेटर नोएडा में हो तो आपको अर्थक्वेक का ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। दिल्ली में हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। यदि आप लखनऊ में हो तो थोड़ा कम झेलना पड़ेगा। तो यानी एपी सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अर्थक्वेक का इंटेंसिटी क्या होगा? घटती जाएगी। अर्थक्वेक का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना जन माल का नुकसान, प्रॉपर्टी का ज़्यादा नुकसान होगा, जान माल का नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है, डिपेंड कर सकती है लोकेशन पे। एपी सेंटर यदि नज़दीक रहोगे तो अर्थक्वेक की ज़्यादा इंटेंसिटी फील करोगे, दूर रहोगे तो अर्थक्वेक की कम इंटेंसिटी फील करोगे। लेकिन पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए सिर्फ एक ही मैग्नीट्यूड होता है जिसे रिक्टर स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन रिक्टर स्केल। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है रिक्टर स्केल का, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? द टर्म एक्सप्रेसिंग क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है। क्वालिटेटिव इफेक्ट का मतलब जान माल का कितना खतरा हुआ अर्थक्वेक के वजह से, कितनी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो द टर्म एक्सप्रेसिंग क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। अब रिक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल पे। कैसे मेजर करते हैं? रिक्टर मैग्नीट्यूड इज द लॉग टू द 10th बेस ऑफ मैक्सिमम सेस्मिक एम्पलीट्यूड टू डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर। बिल्कुल सही बात, हमने बताया कि अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है उससे 100 किलोमीटर दूर हम क्या करते हैं? सेस्मिक वेग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं, उसे लॉग बेस 10 पे रखते हैं, जो वैल्यू आती है उससे हम बोलते हैं रिक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 4 क्या है? देयर आर ओनली 2 वेव, वन इज बॉडी वेव। अच्छा चलिए देखते हैं। अर्थ के अंदर 2 वेव हैं। पहला है बॉडी वेव। क्या है? बॉडी वेव। बॉडी वेव को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। देखिए पहला है बॉडी वेव। इस बॉडी वेव को हम 2 तरह से बांट सकते हैं, पी वेव्स एंड यस वेव्स। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, पुश वेव्स बोलते हैं, पुल वेव्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। यस वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, या ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, या सीयर वेव्स बोलते हैं। ये कहाँ होता है? अर्थ के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे जो वेव्स आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखते हैं। उसे हम लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव्स बोलते हैं, और लॉन्ग वेव्स बोलते हैं या सरफेस वेव्स बोलते हैं। ये भी 2 तरह होते हैं, पहला लव वेव, दूसरा रिले वेव्स। ठीक है। तो यानी अर्थ के अंदर जो हमें वेव्स मिलती है उसे बॉडी वेव्स बोलते हैं, वो 2 तरह होता है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। और जो सरफेस पे पाई जाती है वेव्स उसे सरफेस वेव्स बोलते हैं, और सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। ये भी 2 तरह होते हैं, लव वेव्स एंड रिले वेव्स। तो यानी स्टेटमेंट 5 भी सही है, स्टेटमेंट 4 भी सही है। अब बात ये होती है कि प्राइमरी वेव्स जो होता है इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या पुश या पुल वेव क्यों बोलते हैं? देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए बोलते हैं जब हमारा अर्थक्वेक का जो वेव है इस तरह सॉरी मैं आपको इस तरह थोड़ा दिखाता हूँ। सपोज करिए इस तरह आपका वेव्स जो है चल रही है, तो जो हमारा अर्थक्वेक है ना का वेव्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है
तो हमारा अर्थ भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगे, उसी डायरेक्शन में। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यदि ये हमारा जो वेव्स का नेचर है कंप्रेसिंग नेचर का है, तो क्या करेगा, अर्थ भी उसी डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाए, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग्स उसी डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाए। यदि स्ट्रेचिंग नेचर है तो उसी डायरेक्शन में हमारा अर्थ जो है स्ट्रेच हो जाए। तो मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ अर्थ हो रहा है, तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लेकिन जब ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है कि मान लेते हैं वेव्स हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो हमारा अर्थ का मूवमेंट है इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। सपोज करिए हमारा अर्थ जो हमारा वेव्स है वो मूव कर रहा है और हमारा अर्थ अप डाउन डायरेक्शन में डाउन अप हो रहा है, तो इस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं यस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या सीयर वेव्स बोलते हैं। सीयर वेव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यस वेव्स होता है लिक्विड में नहीं पाई जाती, कारण लिक्विड में सीयर स्ट्रेंथ नहीं होता। और इसी तरह यस वेव को शॉक वेव्स भी बोलते हैं। शॉक वेव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिक्विड में भी नहीं पाया जाता, इसे सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं सब करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना नॉलेज आपके लिए सफिशियंट है और मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक बेहतर जियोलॉजी का एक टच दिया, और जो इतने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी वो आपको लगभग मैं कवर किया हूँ। और आप रिवाइज करते रहें, चूँकि ये सॉइल का ही पार्ट इस टेस्ट सीरीज में दिया गया था, तो इसलिए ये सब टॉपिक हमें कवर करना पड़ा। पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। आपको सिर्फ आप कोई भी चीज़ परफेक्ट बना सकती है वो प्रैक्टिस है और ऑनेस्टी है, ईमानदारी। समझ न आए पूछें, पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू शुड बी ऑनेस्ट एंड यू शुड, और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ओके।